बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़िया रिजवान रज़ी साहब, आमिर खाकवानी साहब, अनवर रज़ा साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अपडेट ये है कि इस्लामाबाद में आज से पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ हो चुका है और फोरम के पहले रोज़ हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, पंजाब सिंध बलोचिस्तान के वज़ीर आला स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब तकरीब से गायब थे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस फोरम से खिताब किया और सरमायाकारों को इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल्स दी। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर और हाथों में महारत है, ऐसे में मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि यकीन है कि पाकिस्तान मादनी मईशत में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर पाकिस्तान को IMF जैसे इदारों को अलविदा कहने में मदद दे सकते हैं। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केसेस में ट्रायल कोर्ट को 4 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया है और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले में कहा है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें 4 माह में मुकदमात का फैसला करें और हर 15 दिन बाद पेशरफ्त रिपोर्ट मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश करें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 9 मई पर 319 मुकदमात दर्ज हुए, 35,000 अफराद को नामजद किया गया। कई केसेस में महीना पहले तक चालान में तरामीम भी होती रही हैं, कई केसेस में अभी तक हतमी चालान पेश नहीं हो सके। तो वैसे में इन केसेस का फैसला 4 माह में कैसे होगा? इस फैसले के दूरस्थ नताइज मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि अगर 9 मई के केसेस में सजाएं होती हैं तो वज़ीर आला केपी समेत बहुत से PTI रहनुमाओं पर नाअहली की तलवार लटकना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बरीत के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें और जमानत बाद गिरफ्तारी के केसेस गैर मौसर हो जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब आज बानी PTI की बहनों ने भी भाई से मुलाकात न होने पर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया। अब इस एहतजाज में PTI की दीगर क़यादत भी मौजूद थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत मुतादिद PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि गिरफ्तार होने वालों में बानी PTI की तीनों बहनें साहबजादा हामिद रजा साहब, शफकत ऐवान, आलिया हमजा शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में इन डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं ज़रा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के हवाले से, जिसको ज़रा अपनी आंखों से देखा हाल जो है मैं ज़रा जान लेती हूँ अनवर रज़ा साहब से। इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं अनवर रज़ा साहब, ये बताएगा ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या है इस्लामाबाद का इस फोरम को वेलकम करते हुए? दूसरा ये भी क्योंकि चीफ ने भी आज खिताब किया, PM साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, क्या वाइब्स आ रही हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हम इस फोरम से जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? ज़रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इन्वेस्टमेंट फोरम जो था 2025, इसमें आर्मी चीफ बहुत कॉन्फिडेंट थे और उनके साथ जो पॉलिटिकल क़यादत थी वो भी आज खुशगवार मूड में थी और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये आर्मी चीफ का और SIFC का, और उनके साथ पॉलिटिकल क़यादत भी ज़ाहिर डेफिनेटली मौजूद है। और अगर तो ये प्रोजेक्ट जिस तरह उन्होंने बताया, इन्वेस्टमेंट फोरम अपने जो आर्मी चीफ ने आज वहाँ पर एक्सप्लेन किया और उन्हें खिताब किया उसी तरह होगा तो ये गेम चेंजर होगा, जिस तरह हम CPEC को कहते हैं। आप देखिए कि जो रियर अर्थ ज़ेर ज़मीन आपकी मादनियात है उसके हवाले से खरबों डॉलर की बात की गई है और कई गोल्ड और कॉपर के हवाले से तो जो सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे, वो भी कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह उन्होंने ब्रीफ किया, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया और हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो दूसरे एक्सपर्ट्स थे उनसे भी जो बात हुई, तो उनका यही कहना था कि अगर सही मायनों में इस मिनरल्स फोरम 2025 पर इम्प्लीमेंट हुआ तो पाकिस्तान इन माशी मुश्किलात से निकल सकता है और ये पाकिस्तान के लिए गेटवे है, दुनिया के लिए गेटवे है सरमाया कारी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खरबों डॉलर के जो मादनियात हैं वो मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटा सा कंसर्न भी था कि हमें बलोचिस्तान में और जहाँ जहाँ हमारे मिनरल्स एंड माइंस हैं वहाँ पर हमें सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उस पर जो आर्मी चीफ थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि बेअमली नहीं होगी और वो पूरी जोर के साथ, ताकत के साथ हुकूमत जो है वहाँ पर अपनी रिट कायम करेगी। तो इससे लगता ये था कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया जो हमारा एक मंसूबा है और लोगों ने, दुनिया भर ने अगर यहाँ पर सरमायाकारी की तो वाकई पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं वो खासी हद तक कम होंगी। और अगर ये सिलसिला जारी रहा, जो उम्मीद है और हमें उम्मीद करनी भी चाहिए अच्छे की, तो फिर मैं समझता हूं कि हम IMF से वाकई आने वाले जो बरस होंगे चले। हाँ, PM ने ये बात की है, लेकिन इसमें किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकता है जरा उसका भी हमें बहुत जायजा लेना पड़ेगा। हकवानी साहब, CPEC की तरह जनाब रज़ा ने भी बात की ना कि CPEC की तरह का ये प्रोजेक्ट होगा। अभी तक तो CPEC के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नामुकम्मल हैं। जब हम बलोचिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला जो इशू आता है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स का आता है। कि आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे ताकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स को वो एतमाद में ले सकें। लेकिन सर, कोई भी सरमायाकार सरमायाकारी करने से पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ता है। आप अब ठीक कह रही हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी का है और जिस तरह के हमले होते रहे हैं उसके बाद से ज़हर है। और ख़ास तौर पर अभी हालिया
जी, जो जी। कुछ अरसे में हुआ उसके बाद सीरियसनेस बढ़ गई। मेरे ख्याल है चीफ साहब को भी इसलिए वहाँ पे आके और बड़ी स्ट्रांगली उन्होंने बात भी की है, उम्मीद की बात भी की है और अच्छी बस पर बातें की है। लकड़ी कामयाब हो। एक बात मेरे ख्याल है एक और देखना चाहिए, हम माजी में इसकी गलती करते रहे हैं कि ये जो खास तौर पर रिको जो उससे पहले सैंदिक पर हो, बाद मुझे लगता है कि मुबालगा अमेज़ हम बात करते हैं। कुछ हमारे बहुत सारे लिखने वाले भी, जर्नलिस्ट भी इस तरह कि 5,000 अरब डॉलर का है और इतना ज़्यादा वो निकलता तो पता नहीं है या नहीं है, उससे एक एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है और थोड़ा सा बलूचिस्तान में उल्टा उसका एक रिएक्शन होता है। मतलब उन लोगों को लगता है कि जी हम तो 5,000 अरब डॉलर के मालिक हैं। वो भाई जब तो निकले तो सही ना, और उसमें से जब निकलता है पता लगता है जो प्रोजेक्ट सैंदिक का मतलब कहाँ है, क्या उसे सैंदिक से मिला, में कुछ भी पता नहीं क्या उसका हुआ। वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा कि गोल्ड का कोई समंदर है और हम मारेंगे और हाथ और निकल आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो मतलब रियलिस्टिक भी रहना चाहिए। लोगों में उम्मीद, गाड़ी की डिग्गी में भर के उम्मीद पैदा करें। बेशक ठीक है, लोग डिप्रेस हैं, परेशान हैं, थोड़ी होप भी होनी चाहिए, लेकिन रियलिज्म भी रहे। लगती है कि बेहतर ना होता है कि इस फोरम के इनेकाद से पहले जाहिर सी बात है जो हमारी टीम्स थी SIFC की, वो कोई ना कोई वर्किंग करके रखती और जो भी वहाँ के स्पॉट्स हैं उनको हाईलाइट किया जाता है कि अगर इन मकामात पर जाकर डिगिंग की जाती है या मामलात को देखा जाता है तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पर हमें कुछ ये चीज़ें जो हैं इसकी बेस पर हम ये बात कर सकते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को ये ज़खायर मौजूद है। जी, मेरा ख्याल है अभी तो सबसे ज़्यादा तो ये जो रिक्रूटर वाला मामला है, इसमें चूंकि उसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट और वो भी आ रही हैं चीज़ें, तो ये जो हो रहा है चीज़ें उसी में करने को प्रोसेस तेज करेंगे। ये भी अगर कर लिया तो एक अच्छी कामयाबी होगी चीज़ों की। और मेरा ख्याल है वहाँ जो इसके ये तो जो नए प्रोजेक्ट्स है, यकीनन बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, अल्लाह करे यकीनन हो, हम सबकी ज़ाहिर उम्मीदें हैं। लेकिन वहाँ पर जो कोयले की माइंस और दूसरे वगैरह के जो मसाइल उन पर मजदूरों को वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं और कत्ल गारत हो रही है, उसको भी सिक्योरिटी को भी बहुत बेहतर करने की जरूरत है। खुदा न खासा एक हमला और हो गया तो सारा इन्वेस्टर फिर दौड़ जाते हैं, आप जितनी मर्जी उम्मीदें पैदा करें। अच्छा, ये हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की जो बात कर रहे हैं ना, इसमें सियासी जमातों का बड़ा किरदार होता है। तो रिजवान रज़ी साहब, आज जो KP के CM थे अलीमीन गंडापुर साहब, वो आज इस फोरम में शरीक नहीं हुए। क्या मैसेज गया होगा और फिर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह किस हद तक जायज़ है? देखिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात जाके भी बताए जा सकते थे। और उनकी बानी PTI की हमशीरा ने जेल के बाहर खड़े होकर जो कुछ कहा, वो भी एक लतीफ़े का बायस बना। लेकिन मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। अच्छा, सैंडिक का प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के अपने PCSIR के माहिरीन ने डेवलप किया था और उसमें 20 टन से ज़ायद सोने के ज़खायर थे, वो हमने कौड़ियों के मोल मुशर्रफ दौर के अंदर चाइना को बख्श दिया। और चाइना ने उसमें से एक आने का बेनिफिट नहीं हमें दिया। वहाँ पे जो लोकल रिफाइनिंग होनी थी उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। वो सारी मिट्टी उठा के चाइना ले जाते हैं और हमें एक छोटा सा लेटर लिख देते हैं हर महीने कि जिस महीने जो मिट्टी आई थी उसमें से इतना सोना निकला, इतना तांबा निकला और इसमें से इतना आपका हिस्सा बनता है। तो इस तजर्बे के पेश नज़र पाकिस्तान की हुकूमत ने अब फैसला किया है कि आइंदा की रिफाइनिंग के अंदर चाइना को ज़रा पीछे किया जाए। और इसमें आप देखिए ना, अमेरिका का वफ्द भी आया है, यूरोप का वफ्द भी आया है, यूरोप की बड़ी कंपनियां एंडोफगास्टा वगैरह जो है वो आई हैं, बैरिक गोल्ड है इसके अंदर, उसके नुमाइंदे हैं। और दूसरी बात ये है कि इसकी एनर्जी बुनियादी जुज़्व है, तो एनर्जी दुनिया के अंदर महंगी होती जा रही है, तो इन धातुओं की लागत भी, सोना हो गया, चांदी हो गई, कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, इनकी लागत भी बढ़ती जा रही है, पैदावारी लागत। तो बिल्कुल सही कहा खाकवानी साहब ने कि इस तरह के जब फिगर्स देते हैं तो एंटाई जो सोशल एलिमेंट हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो प्रोपेगेंडा करें कि ये आपका इतने बड़े रिसोर्सेज जो है ये ले जा रहे हैं। हालांकि उन रिसोर्सेज को रिफाइन करने के अंदर जो कॉस्ट आती है वो उनकी कॉस्ट के 80-90% के बराबर होती है, जो एनर्जी कॉस्ट होती है, उसको कोई शुमार नहीं करता। और मतलब कि आखिरी बात वो ये है कि बलोचिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की गई वो थी ही इसलिए थी कि आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठाया जा सके कि वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है। देखिए, जब ये माइंस के अंदर माइनिंग होगी, यहाँ से चीज़ें निकलेंगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जब जाएगा तो ये जो एंटी सोशल एलिमेंट है ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाली निशान है ना नौशाद साहब। बहुत सारे MOUs पर आज तबादला हुआ ना, MSP और बैरिक गोल्ड का, पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे का, बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और पाकिस्तान का,
एमओयूज तो इससे पहले भी जब से ये हुकूमत आई है तब भी पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के दरमियान तब भी बहुत सारे हमने एमओयूज साइन करके ना दर्जन भर रद्दियां तैयार कर ली हैं, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटीज पर वो मंसूबे कहीं लगे हुए नजर नहीं आते। क्या हम फोर्सी करें, जिस तरीके से ये एमओयूज का तबादला हो चुका है, कितने दिनों में हमें क्या कुछ नजर आएगा, दिन महीने साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सारी रद्दी की जो है हमने इकट्ठी कर ली है। ये रद्दी ही है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने सीपैक 1 का जो पहला फेज है वो कंप्लीट कर लिया है। और ऐसा भी नहीं है कि सीपैक के फेज 1 के अंदर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आता। आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पंजाब के अंदर भी और उसके साथ दीगर जो सूबे हैं जहां जहां वो मौजूद था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपको खड़ा हुआ नजर आता है। ऑपरेशनल होने की जहां तक बात है, देखिए वहां पर जो गवादर पोर्ट है वहां पर एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है, वहां गवादर पोर्ट भी ऑपरेशनल है। अब मामला सिर्फ ये है कि इसको उस पोटेंशियल के ऊपर जो आपने ऑपरेट करना है, वहां तक जाने के लिए आपको, ये खाकवानी साहब ने भी और रजी साहब ने भी बात कही कि ये हमारे यहाँ 2-3 इश्यूज बन चुके हैं जिन पर हमें कंट्रोल करना होगा। पहला जो इशू है वो सिक्योरिटी का है, जिसको आर्मी चीफ ने एड्रेस किया है और कह दिया है कि जी ये हम इंश्योर करेंगे। जो इसके अलावा मामला आता है, ये सोशल मीडिया की बात जैसे कही, देखिए बात ये है कि ये जो एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, खास तौर पर ये जो मादनियात के मामला आता है, $6 ट्रिलियन के हमारे पास मादनियात मौजूद हैं, ये एस्टिमेट्स हैं। और जिस तरह रजी साहब ने कहा कि $6 ट्रिलियन के जो मादनियात है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर जो इसको निकालने की कॉस्ट है और टेक्नोलॉजी है वही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मादनियात बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो उसकी लागत बहुत हाई होती है। इस बहस में पड़े बगैर कि हमारे पास कितनी है और कितनी हमें निकालनी है या नहीं निकालनी, ये डिबेट्स नहीं है। डिबेट असल में ये है कि जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसे हमें जल्द अज जल्द जो काबिल इस्तेमाल, जो जिसे कहते हैं ना एरिया जिसमें हम यूजेबल पोजीशन में लाना चाहिए, क्योंकि देखिए वक्त के साथ साथ चीजें बदल रही हैं। तो निशात साहब, क्या ये बेहतर नहीं होगा जो पहले से लगे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको यूजेबल कंडीशन में लाया जाए, बजाय इसके कि हम नए प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़े? क्योंकि पहले से अगर लगाए गए मंसूबे फाल हो गए तो डेफिनेटली हमारी इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी जो हुई है वो भी काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगी ना। जी, यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये ऐसे तो नहीं होता ना कि मैं, फर्ज कीजिए मैंने एक कमरा तामीर कर लिया घर का, तो मैं इस कमरे तक महदूद रहूंगा। अगर मेरी जरूरत 3 कमरों की है तो मुझे दूसरे कमरे भी साथ साथ तामीर करने हैं। अगर मैं एक कमरे में रहकर 2 कमरे तामीर करना चाहता हूं तो मुझे करने चाहिए, क्योंकि जरूरत भी तो एक इंपॉर्टेंट पहलू है ना। आप देखिए कि पाकिस्तान में की इकोनॉमी का जो हजम है उसे आपको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो इस वक्त इंटरेस्ट पे करने हैं या जो आपने अदायगियां करनी है, उसका तवाज़ुन तब कायम होगा जब आप इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बड़ा साइज करेंगे। और साइज करने के लिए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाकर आप कह रहे हैं कि हमें इस किस्म के इनिशिएटिव्स लेने होंगे। लेट्स सी के एक अच्छी कोशिश है, खुशाइन मरहला है, लेकिन जो कहा गया है वी होप कि पाकिस्तानी कौम को इसके समरात देखने और इस्तेमाल करने को भी मिले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आज इन प्रोग्राम के सेगमेंट में ज़रा मुल्क का सियासी मंजरनामा आपके साथ डिस्कस करते हैं। जब हम सियासत की बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो जाहिर सी बात है इत्तेहादी हुकूमत है, हुकूमत में बैठी हैं, लेकिन बहरहाल जो बुरे हैं वो पीटीआई की हैं। आज इसी सिलसिले में कुछ चंद अहम डेवलपमेंट्स भी हुई सुप्रीम कोर्ट से। वो ये कि 9 मई की केसेस के फैसले 4 माह में करने के हुक्म जो है वो सुनाया गया और इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें जो है वो 4 माह में मुकदमात का फैसला करेंगी। अब हर 15 दिन के बाद पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश की जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि दूसरी भर्ती कोई हम बनाने को जा रहे हैं 9 मई की, अभी तक केसेस का 2 साल में तो कुछ नहीं निकल सका। ये जो 4 माह की टाइमलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे पॉसिबल होगा ये खाकवानी साहब? जो 2 साल में नहीं हो सका वो 4 महीने में हो जाएगा? देखिए 2 साल में अगर नहीं हो सका तो इनकी पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की इन सब की नाअहली है। ये बहुत बड़ा पीरियड है। और आप देखें ना कि इतने लोग कैद भी हैं, पीटीआई की कई रहनुमा भी हैं, सेंटर भी हैं जैसा जाज चौधरी वगैरह। अब आप इसका सब्र करें ना कि अब ये अगर 4 महीनों में ही अगर अदालतें फैसला कर देती हैं
और उनमें से कुछ लोगों को बरी कर देती हैं, ज़्यादा बरी हो जाएं तो उनके जो 2.25 साल जो कैद है वो किस खाते में जाएगी। और आप दूसरा फिर हम पहलू हम ये देखते हैं सर कि वैसे आप कह रहे हैं कि बरी कर देंगे, सिम्टम्स मतलब नजर कुछ नहीं लोग आते तो नहीं देखे ना, कुछ लोग चलो हो ही जाएंगे ना, या हो ही सकते हैं ना, चांस तो है ना उनका। अच्छा फिर दूसरा ये है कि आप देखें ना, ये भी हम देख रहे हैं कि इनको जमानतें नहीं दी जा रही, जमानतों को रुझान नहीं है। जब जमानतों को ना रुझान हो तो इसका मतलब फिर जेल में पड़े हुए हैं, तो फिर केसेस का फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है, 4 महीनों में फैसला हो जाना चाहिए और हो सकता है। यहाँ पे देखें, हमने देखा है कि यहाँ पे कि बाज़ केसेस में सजा लेने के लिए सुनाने के लिए रात 11 बजे तक समाअत हुई है। ऐसा ही है, तो ऐसा भाई ही इन है। केसेस की समाअत करें रात 10-11 बजे तक, जज साहबान को ओवर टाइम दें। वैसे भी माशाल्लाह पैसे तो बहुत अच्छे लेते हैं जज साहबान सारे हमारे, तो उनको अगर ओवर टाइम लगाएं तो 4 घंटों का ओवर टाइम भी लेना शुरू कर दिए तो भी शायद जस्टिफाई नहीं हो पाएगी सैलरीज। तो इनको दें, ओवर टाइम दें और उनको कहें कि फैसले करें, करने चाहिए। बिल्कुल देखें, बहुत ज़्यादा 2 साल बहुत होते हैं। बहरहाल क्रिमिनल केस है और ये केसेस ये हैं कि पहले दिन से हुकूमत का दावा ये है कि हमारे पास ठोस सबूत मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, 319 टोटल आई विटनेस मौजूद हैं, 35,000 अफराद नामजद हैं। तो मेरा ख्याल है और इसको, उनमें से 24,000 वो भी तो है ना जो अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिए हुए। प्लीज कर। तो मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल ठीक है। और ये मामला ज़ाहिर है जब चीफ जस्टिस के सामने गया होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने, वो अच्छा इनमें से देखें, ये तो 4 माह उनके ना सारे ना भी हो सके, कुछ हो जाएंगे तो कुछ अदालत भी थोड़ा और टाइम दे देगी। मकसद उनका ये है कि स्पीड अप करें काम को, तेज करें, निपटाएं इसको। और ये 15 रोज बाद जो पेशरफ्त वाली बात, जो डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कहा है कि चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट को करें हर उसका, तो ये उससे ये हो जाएगा कि पता भी लगेगा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा रुशाद साहब, मेरा सवाल ये है कि बजाय इसके सुप्रीम कोर्ट के जज मोअज़्ज़ज़ जज साहब ये कहते हैं कि 4 महीने बाद, भाई 4 महीने के अंदर अंदर आप केसेस निपटाएं, जब इतने ठोस वाकई सबूत मौजूद है हुकूमत के पास, ठीक है, तो फिर क्या ही बेहतर होता कि ये जो आने वाली 9 मई है इसको सारे केसेस निपटा दिए जाते, दूध का दूध और पानी का पानी करते। नहीं देखिए, ये तो उन्होंने तो सिर्फ इसको जो स्पीड अप करने के लिए ये बात कही है। कोई ऐसी कोई 9 मई या 10 मई या 11 मई का मामला नहीं है कि जी इसलिए कि कोई एनिवर्सरी आ रही है तो इसलिए केस को निपटा दिया जाए। जो चीज चीफ जस्टिस के सामने गई, उन्होंने मेरे ख्याल से, मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने किस बुनियाद पर या क्यों ये बात कही, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कि भाई ये केस डिले हो रहे हैं, इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। इससे ज्यादा उनकी कोई वो इनपुट नहीं होगी। हाँ, आप चीफ जस्टिस होती तो हो सकता है आपकी ख्वाहिश और कोशिश ये रहती कि 9 मई मेरी ख्वाहिश बिल्कुल यही होती कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द इंसाफ का हुसूल होना चाहिए मुमकिन। मैं तो चाहता था कि ये समझता हूं कि ये जो इतना वक्त गुजर गया, ये भी नहीं गुजरना चाहिए था। इसी वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो वक्त गुजरता जा रहा है ये नहीं गुजरना चाहिए। और उन्होंने एक टेंटेटिव आइडिया दिया कि ये भी ना लगे कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जनाब 2 दिन में निपटा दें या 1 हफ्ते में। उन्होंने कुछ वक्त देकर, जो कि मुनासिब और जायज वक्त होगा, वो देकर उन्होंने कहा कि जी आप इसकी इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट भी जमा कराएं ताकि हमें ये अंदाजा भी रहे कि क्या अमल दरामद भी हो रहा है उनके हुक्म पर कि नहीं। सो मेरे ख्याल में ये जल्द से जल्द जरूर आने चाहिए। हुकूमत के पास शवाहिद हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता। असल मामला ये है कि अदालत के अंदर जो केसेस इल्तवा का शिकार है वो इल्तवा नहीं होने चाहिए। तो सिर्फ फरीक तो रियासत ही बनी बैठी है ना इस केस में। हुकूमत ने बताना है कि भाई ये वो लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। आता तारड़ साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसमें बुखारी साहब, तो उनके खिलाफ फैसला आ जाना चाहिए। हाँ। देखिए ना, हुकूमत डिले करने की पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। जजेस को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग जो इन केसेस में है उसका जो भी फैसला आना है वो सामने आ जाना चाहिए। काफी वक्त गुजर चुका। सो अब एक जनरल आइडिया भी होता है ना किसी केस को चलाने का या उसका, तो फिर लोग ये समझते हैं कि इंसाफ में ताखीर हो रही है। तो उसी इंसाफ की ताखीर से बचने के लिए चीफ जस्टिस ने एक इंस्ट्रक्शन पास ऑन की है। हो सकता है कि ये इस पे अमल दरामद हो सकता है इस पे 100% या 100% अमल दरामद ना हो सके, किसी के पास कोई जेन्युइन रीजन हो किसी केस को डिले करने की, लेकिन ये एट लार्ज नहीं होगा। ठीक है, चले वो जेन्युइन रीजंस मैक्सिमम जरूर सामने क्या हो सकती है, मैं जरा उसके ऊपर भी आ जाती हूँ। लेकिन दूसरा ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रज़ी साहब कि आपको लगता है क्योंकि इसमें मुताद्दिद तो लीडरान पीटीआई के नामज़द है, तो आपको लगता है कि उनके ऊपर भी कोई नाअहली की तलवार लटक सकती है अगर उनके खिलाफ फैसले आ जाते, और उन शख्सियात के खिलाफ भी सर फैसले आ सकते हैं जो ज़बानतों पर रहा है लेकिन दूसरी पार्टियों का हिस्सा है? बिल्कुल आ सकते हैं। और हमने देखा कि कुछ लोग जो थे वो पीटीआई को छोड़ के तो इधर उधर हुए, लेकिन उनके मुकदमात ड्रॉप नहीं हुए। मैं बेसिकली इसका पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा हूँ, अनवर भाई फिर इस पे कमेंट कीजिएगा। ये बुनियादी तौर पे पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई है
कि जिन लोगों को जमानतें दी हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने और उन जमानतों को बरकरार रखा है हाई कोर्ट ने, उनकी जमानतें कैंसिल की जाए क्योंकि वो अपनी जमानतों को मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की ये वाली रिक्वेस्ट या इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं की और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम उनको कह दें कि ये मुकदमात जल्दी फैसला कर दिए जाए ताकि आपको ज़मानत के इस्तरदाद के लिए हमारे पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, और ये करके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की भी साथ में डायरेक्शंस दे दी हैं और साथ में ये भी कर दिया। बुनियादी तौर पे ना आप देखिए, जब भी अब अफ़गान मुहाजिरीन को भेजने की बात हो या 9 मई के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की बात हो, इसके लिए पुलिस को मिल जाता है लाइसेंस और वो लगाती है लंबी लंबी दिहाड़ियाँ। इस वक्त फजा के अंदर बातें घूम रही हैं कि अफगान मुहाजिरीन के नाम के ऊपर लोगों को पकड़कर किस तरह छोड़ा जा रहा है मुकामी तौर के ऊपर, और इसी तरह 9 मई के पास हुआ था, बाकायदा रेट थे जारी कि आपने अपना नाम निकलवाना है तो आप इतने लाख रुपया अदा कर दीजिए। फिर वक्त बढ़ता गया तो रेट भी बढ़ते गए और हमारी पुलिस ने दिहाड़ियां लगाकर प्रोसिक्यूशन को खराब किया। प्रोसिक्यूशन को जो सबूत पुलिस देगी वही सबूत उसने आगे अदालत में लेके जाने हैं। प्रोसिक्यूशन ने अपने पास से कोई सबूत नहीं करना। और प्रोसिक्यूशन जनरल की आप सैलरी सुन लें पंजाब की तो आपके कानों में से धुआं निकल आए। और एक बात, और दूसरी बात यह है कि मौसूफ को इसके बावजूद जुर्माना हो गया। आज पीटीआई के लोगों की जमानत का 2 लाख रुपए जुर्माना हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ठीक है, अच्छा अगली बात है कि आज भी पीटीआई के कुछ लोगों की जमानत के मुकदमात लगे हुए थे, वहां पे फिर प्रोसिक्यूशन का बंदा नुमाइंदा जो था वो मौजूद नहीं था और उनकी जमानत में प्रोसिक्यूशन के नुमाइंदे के आए बगैर ही तौसी हो गई। तो आप उनकी सैलरियां सुने, आप उनके मुशायरे सुने और आप उनकी कारकर्दगी देखें। प्रोसिक्यूशन को जो फाइन किया है हाई कोर्ट ने और बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी एक इंडिकेशन है कि असल में इस पूरे प्रोसेस की डिले का जिम्मेदार कौन है। और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जी हमें पुलिस देगी जो मुकदमे, हमने उसको आगे ही पेश करना है। और कैन यू बिलीव कि एक प्राइवेट, इसमें फिर सारे का सारा मलबा तो पंजाब पुलिस पर आकर गिरता है ना, क्योंकि पंजाब का वाक़या है। मैं इससे आगे अर्ज कर रहा हूं कि हमारे एक दोस्त हैं, मेरे मुकदमात में भी पेश होते हैं, उनको बुलाया गया कि आप ये 9 मई के मुकदमात देख लीजिए तो आपने इनको लड़ना है। उन्होंने वो फाइल पढ़ी और बंद करके उन्हें वापस दे दी। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने ये जो मुकदमात तैयार किए हैं ये दुनिया की किसी अदालत में लड़े नहीं जा सकते। इसके अंदर जो है वो कहीं के वकूए को कहीं से जोड़ा गया हुआ है। बिल्कुल, मुल्जमा वहां पे मौजूद नहीं है, वो 400 किलोमीटर दूर है, उसको यहाँ पे नामजद करके उससे रिकवरी डाल दी गई है। ये मुकदमे यही जो शिकवे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के भी है, लेकिन वो वापस आ गए, उन्होंने नहीं लिए वो अनवर साहब। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उससे पहले भी बड़े बड़े फैसले कर रखे हैं, चाहे वो मखसूस नशस्तों के हवाले से हो, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी चंद फैसले हैं, जैसे बहनों को मिलना है अपने भाई से, वो भी नहीं मिल पाती। हमसे मुराद में इंतजामिया की बात कर रही हूँ या कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात कर रही हूँ, ये हवा में वो उड़ा देते हैं, चाहे वो मौजूद अदलिया के फैसले हों या फिर निचली सतह की अदलिया के। इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? कैसे पॉसिबल है कि अगर आज याहिया अफरीदी साहब ने 4 माह कह दिया है तो वाकई 4 माह को सीरियस लिया जाएगा? ज़रियाब, एक तो बात यह है कि जब भी हमने माजी में भी देखा और अब भी देख रहे हैं और शायद आइंदा भी देखते रहेंगे कि इस तरह के जो पॉलिटिकल मुकदमात होते हैं उसमें जो आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं, सूबाई हो या वफाकी हुकूमत हो, वो इदारों पर असरअंदाज होते हैं। जो डिले हो रहा है वो इदारों पर असरअंदाज होने की वजह से हो रहा है। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो या गवर्नमेंट हो या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो या जो भी गवर्नमेंट में कोई ऑफिस हो, वो डेफिनेटली होते हैं। एक तो वजह इसकी डिले की ये है। दूसरी बात जो आज याहिया अफरीदी साहब ने कही, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका कहा हुआ हुक्म होता है। उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उनको ऑर्डर दिया है कि 9 मई के जो वाकयात हैं जो उसमें 4 माह के अंदर आप इसको कंप्लीट कीजिए। अब देखिए, कंप्लीट करना या ना करना ये अलग बात है, लेकिन उसमें देखना ये होगा कि जब आप 4 माह में इन मुकदमात को कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारे बेगुनाह रिहा हो सकते हैं, बहुत से गुनाहगारों को सजा हो सकती है, फिर उनको अपील का हक होगा। देखना ये आगे बढ़ेगा। 2 बरस अब हो गए हैं, आइंदा आप देखिएगा जो हमारे पैनलिस्ट है, हम अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, ये 2 साल और गुजरेंगे। ये 2 साल मजीद गुजरेंगे। जी, ये 2 साल और गुजरेंगे। 9 मई के केसेस का रगड़ा भी 2 साल आने वाले हम फिर से देखेंगे।
आप सिस्टम को देखिए ना जरा आप सिस्टम को देखिए। जब 4 माह, पहली बात तो यह कि पता नहीं 4 माह में ये कंप्लीट भी होते हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर कंप्लीट होते हैं, जो गुनाहगार हैं सजा होगी उनको, और जो बेगुनाह हैं वो रिहा हो जाएंगे। अच्छा, फिर इनको अपीलों का हक होगा। जाहिर है जब आप इन दहशतगर्दी की अदालत से फैसले लेकर ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो डेफिनेटली उन पर वक्त तो लगेगा ना। 2 बरस गुजर चुके हैं, 2 बरस मजीद गुजर जाएंगे। आखिरी जो साल होगा वो इलेक्शन का साल होता है, उसमें आपको पता क्या होता है। मुझे लगता यह है कि देखिए ना कि ये केसेस आपके निजाम की कमजोरी है, वो अदालती निजाम हो या इदारा जाती दिगर जो निजाम है, मतलब मुख्तसर कमजोरियों की ये है वजह कि जब तक बानी पीटीआई के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता, 9 मई के जो जितने भी मुल्जिम हैं, जितने भी नामजद लोग हैं, उनकी जिंदगियों के फैसले भी नहीं होने वाले। इज दैट सो अनवर रज़ा? अब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए हमारे यहाँ अच्छा, मेरे पास मुझे बाबा ब्रेक लेने का काजर है। आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, और मैं प्रोड्यूसर साहब से भी कहूंगी कि मुझे 1.5 मिनट चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम डिटेल में तो नहीं लेके जा रहे, लेकिन मैं सवाल जानना चाह रही हूँ। एक एक लाइन का जवाब आप लोगों ने देना है। आप लोग सोचते क्या उसको लेके? आमिर हकवानी साहब, क्या वजह है आज भी क्या कहते हैं अलीमा खान साहिबा समेत बानी पीटीआई के जो दीगर उनके रुफका हैं, लीडरान, उनको भी गिरफ्तारी की गई है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा उनकी बहनों को? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हुकूमत के अंदर कुछ ऐसा कोई हल्का मौजूद है जो खाम खा ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं और कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। तो मतलब एक दिन है मुकर्रर उनकी खान साहब की, इनका अपनी हमशीर खान से मुलाकात का, तो उसमें हाई कोर्ट के आर्डर हैं, तो उसमें और उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर मुलाकात आधे घंटे की हो जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है? तो मेरा ख्याल है ये वजह क्या नजर, वजह आप ये कह रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोग हुकूमत के अंदर ही ऐसे हैं जो खाम खा हुकूमत के लिए मसले पैदा करना चाहते हैं, या कोई दूरअंदेश नहीं है, मतलब एक अपने दुश्मन नजर आते हैं मुझे, नादान दोस्त समझ साहब, आपकी ओपिनियन क्या है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस सवाल का जवाब जो है वो क्या नाम है, राजा साहब, क्या नाम है उनका? सिकंदर सुल्तान? नहीं, सलमान अकरम राजा साहब दे सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के फुल बेंच ने उनको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है कि जो फहरिस्त वो देंगे वो लोग अंदर जाएंगे। आज जो फहरिस्त उन्होंने दी है उसमें अलीमा बाजी का नाम शामिल नहीं था। सर अच्छा, एक मिनट, बाकी 4 लोग तो चले गए। क्या वो मैरी नहीं करते हैं? जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही उन्होंने दी है ना लिस्ट। नहीं, मैं उस लिस्ट उसके अंदर वो मैटर नहीं, उसके अंदर उनका नाम इंक्लूडेड नहीं है। तो जिन्होंने रोका होगा अलीमा साहिबा को, उनके पास ये जवाब होगा। चलिए, मुख्तसर चाहिए था, आपका जवाब आ गया। निशात साहब, क्या वजह है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा बहनों को? मैं रजी साहब से 100% एग्री करता हूँ। ये सलमान अकरम राजा साहब ही हैं जो चाहते हैं कि कुछ लोग ना मिले और कुछ लोग मिल लें। जो वो चाहते हैं मिल लें, वो मिलने के लिए जब जाते हैं तो उन्हें मुलाकात हो जाती है। ये अलीमा खान साहिबा, आप देखिए, कह रहे हैं 2 बहनें चली जाएं, अलीमा खान साहिबा नहीं जा सकती, तो उसके ऊपर फिर वो तीनों बहनें जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम तीनों जाना चाहती हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब इसका जवाब देंगे कि अलीमा खान साहिबा का नाम क्यों वहां से निकाला गया, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। सो बेसिकली सलमान अकरम राजा साहब हैं जो चाहते हैं कि चंद मखसूस अफराद मिलने जाएं, जिनको वो क्लियर करें, और जो उनकी इजाजत से जाएंगे। अगर वो उनकी इजाजत नहीं होगी तो वो मिल नहीं सकेंगे, और इसी बात के ऊपर झगड़ा है। ठीक है, चले, आप भी वही कह रहे हैं जो रिजवान से कह रहे थे, लेकिन अनवर रज़ा साहब, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, सर क्यों नहीं बहनों को मिलने दे रहे? आस पड़ोस के लोग, दूसरे मुल्कों से आए लोग मिलके चले गए, वफ्द मिलके चले गए, नहीं मिल सकी तो खूनी रिश्ते बहनें नहीं मिल पा रही। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अलीमा खान का नाम जो है वो अपन उस लिस्ट से निकाले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट, देखिए ना, एक तो सलमान अकरम राजा साहब जिसको चाहेंगे वो मिलेंगे, मेरे पैनलिस्ट कह रहे हैं, और एक वो भी लोग है जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, वो भी लोग इमरान खान को मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि मुझे बताइए कि ये पॉलिटिकल गलती होती है, जो सियासी लोग होते हैं, हुकूमत को ये सोचने और समझने की जरूरत है कि वो एक मीडिया का इशू बना देते हैं। इतनी बात नहीं होती जितना, देखे ना, आप हर बात को उठाकर देख लें, उसमें बानी पीटीआई जरूर होंगे। ये हुकूमत की गलती है कि वो स्पेस क्रिएट करती है, मीडिया को पर आने का उन्हें मौका देती है, फिर वो इशू बनता है, इंटरनेशनली वहां पर बातें होती हैं। तो हुकूमत को सोचना और समझना चाहिए। मुझे लगता यह है कि या फिर शायद हुकूमत में कुछ लोग बैठे हैं ऐसे जो चाहते हैं कि ये इशू बना रहे, या फिर हुकूमत के बस में नहीं है, कुछ और लोग चाहते हैं कि इस तरह का इशू बना रहे। अलबत्ता इससे नुकसान गवर्नमेंट को होगा, उनको मिलने दे या ना मिलने दे। और आज नहीं तो कल डेफिनेटली उनकी बहनों को मिलने दिया जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। एक मिसाल आप सभी ने सुन रखी है, वो कहते हैं ना कि बकरी ने दूध दिया मेंगनी ने डाल के, तो ये वाला मुहावरा सच्चा ना हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इस वीक की जो सबसे लेटेस्ट खबर थी, जैसे ही आगाज़ हुआ टीवी टॉक शोज़ का भी, तो वो थी ट्रंप के नए टैरिफ के हवाले से, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया। और आज भी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये नज़र आ रही है कि जो चीन के हवाले से इनिशिएटिव लिया गया था, उसके ऊपर अब चीन ने जवाबी धमकी दी है, जिसके ऊपर फिर दोबारा से अमेरिका ने कहा जी कि अब जो टैरिफ है हम मज़ीद
50% लगा देंगे, लेकिन फिर चीन ये कहता है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। वक्त मेरे पास मुख्तसर है, 1.5 मिनट आप सबके पास होगा। निशात साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। निशात साहब मुझे ये बताइएगा, ये आखिरी दम तक जो चीन ने लड़ने का इरादा कर लिया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आलमी दुनिया को किस हद तक भुगतने होंगे? देखिए, ये आपके सामने ही है कि जो अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू की है, वो उसके बाद जो कुछ दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में हुआ है, वो उसके तो खमियाजा तो फिर अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा ही। चीन जो है, वो चीन चूंकि माशी ताकत के तौर पर दुनिया के सामने उभरा है और आप उसको कह सकते हैं कि आने वाली सुपर पावर कहा जाता है, तो वो तो उसके अंदर तो शायद इतनी पोटेंशियल है कि वो अमेरिका से लड़ सकता है। वो पहली बार नहीं लड़ रहा, इससे पहले भी उसने इकोनॉमिक वॉर्स की हैं अमेरिका के साथ। सो वो तो यकीनन वो दोनों जो पहलवान हैं, वो अपने अपने जो मामलात हैं उसके अकॉर्डिंगली लड़ेंगे, लेकिन इसमें जो घास जो है ना, उसका जो हाल होगा, वो हमें नजर आ रहा है। वो आपको स्टॉक मार्केट से भी नजर आना शुरू हो गया है। और चूंकि लड़ाई चीन से थी और उसके नतीजे में जो हमें हमारे टैरिफ का हाफ जो है वो देना पड़ रहा है, तो हमें भी यकीनन उसके ऊपर खासा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जो 26% या 29% हो, तो 29% से हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या हमारा जो, चूंकि हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल है, तो उसको बड़ा डेंट पड़ सकता है अगर हमने इसका कोई जो है ना, जैसे कह लीजिए कि कोई सोल्यूशन ना निकाला। ठीक है, चले पॉइंट आपका। अनवर रज़ा साहब, वो था ना, एक था तीतर एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। तो मुझे ये बताएगा कि चीन जो है वो तो हमारा दोस्त है, कि जो चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाले ममालिक हैं, उन पर एग्रेशन कैसा पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, एक तो ट्रंप के इन फैसलों की वजह से ये इकोनॉमिक वार केस को वो दुनिया में शुरू हो चुकी है, जिन जिन ममालिक के टैरिफ में इजाफा किया गया। दूसरा ये देखना होगा हमें कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड होती है वो उसका वॉल्यूम क्या है। देखिए, अगर अमेरिका अपने फैसले पर अपना फैसला बरकरार रखता है ट्रंप, तो फिर देखिए चीन भी अगर उन पर 50% से ज़ायद या 50% टैरिफ लगा देता है, तो मुझे बताएं ये कसाद बाजारी जो है वो बढ़ेगी। अमेरिका के अंदर खुद से मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। लिहाजा जो ये पॉलिसीज हैं ट्रंप की, ये बिल्कुल गैर फितरी हैं, और इससे ना सिर्फ सबसे पहले अमेरिका को नुकसान होगा, बाकी ममालिक तो बाद में आएंगे। देखिए ना, बाकी ममालिक ने भी अब अपना टैरिफ लगाने का सोच लिया है। तो मुझे बताएं, जब आप गुड्स जो अमेरिका तक नहीं पहुंच सकेगी, आवाम मुजाहरे करेगी, कसाद बाजारी बढ़ेगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ेगी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ेगी, तो इसका नुकसान ज्यादा से ज्यादा अमेरिका को होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रंप को अपने इन फैसलों पर नजरसानी करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, बड़े जब आपकी इंसान की मकबूलियत होती है रिजवान रज़ी साहब, ये आपका जोम होता है, तो हर इंसान को ना अपनी वो ईगो बड़ी प्यारी होती है। गैलप सर्वे जो आया उसमें 4% उनकी मकबूलियत में कमी आई। कुछ सीरियस लेंगे डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए अरेंज कर चुके हैं और वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। डेगो गार्सिया के अड्डे के ऊपर B-52 बाबर जो है वो पहुंचा चुके हुए, और वहाँ पे इस वक्त धड़ाधड़ अमेरिकन असला लेके उसके तैयारे उतर रहे हैं। और इस वक्त खित्ते के अंदर एक और जो उनका त्यारा बरदार जहाज है वो भी। आपने ईरान पे बात की, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान पर नहीं भुगतने पड़ सकते? हम उसके बारे में बड़े कॉन्शियस हैं और हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रंप जो टैरिफ है, इसके लिए पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। As we spoke yesterday, कि देखिए, चाइना के ऊपर तो टैरिफ लग गया ना 56%, हमारे ऊपर 29% है। तो चाइना अपनी प्रोडक्ट, अगर पाकिस्तान का बिजनेसमैन कोई थ्रू पाकिस्तान जाए, तो उसको 26% का एडवांटेज मिलेगा 28% का। तो मेरा मतलब है कि वो एडवांटेज भी जो है उसको एक्सप्लॉइट करने की बात होनी चाहिए। और ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर ना किसी ने कपड़े पहनने छोड़ने हैं, जूता पहनना छोड़ना है, ना खाना खाना छोड़ना है। कम हो सकता है, लेकिन ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, और ये चाइना से जाती हैं, कपड़े तो ख़ास तौर पे जाते हैं, और पाकिस्तान से भी जाते हैं। तो पाकिस्तान के कंपेटिटर के ऊपर भी उसी तरह ही लगा है, बांग्लादेश के ऊपर भी उतना ही लगा है जितना हमारे ऊपर लगा है। 1% का फ़र्क है। तो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम देखते रहें कि। ठीक है। अच्छा, जो आपने पॉइंट रेज किया ना, मैं इसको मजीद इलैबोरेट करती हूँ ज़रा। खकवानी साहब, सर तो कह रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करें, पर वो अमेरिका बहादुर है, इतना भी आंखें बंद करके तो नहीं चलेगा ना मामलात को लेके। जाहिर सी बात है, ये उनके भी मामलात सामने होंगे कि हम लोग क्या एक्सपोर्ट करता रहा है पाकिस्तान, और चीन से आने वाला जो भी प्रोडक्ट अगर थ्रू पाकिस्तान एक्सपोर्ट होता है
तो कहीं ना कहीं मैं फिर ये कह रही हूँ कि देखें, पाकिस्तान तो एग्रेशन की जद में नहीं आएगा। पिछली बार ट्रंप ने अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगाया था तो चीन ने यही किया था। इस बार अपने कुछ मालिक को और उस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया। मतलब कंबोडिया पे 49% है और 46% है वियतनाम पे, और वैसे बांग्लादेश पे 37% है रजी साहब, हमारा 29 है, उनका 37 है। अच्छा, और 34% के करीब इन्होंने लगाया उस पर, थाईलैंड पे लगाया। इन तमाम जगहों से चाइनीज भेजते रहे हैं, तो अगर वो पाकिस्तान से अगर किया तो उसने हमारे पे टैरिफ बढ़ सकता है, 29 को बढ़ा के 50 ही कर देगा। लेकिन पाकिस्तान हमारे अपॉर्चुनिटी बरल है वो ये है कि हम अपने जोर पे टैक्स, क्योंकि वो हालात तो पैदा होगा ना, ज़ाहिर चीज़ें महंगी होंगी ना, तो हम अगर वैल्यू एडिड खासतौर पर गारमेंट्स पर की तरफ हम थोड़ा सा अगर फोकस करें, हमारे टेक्सटाइल वाले, हौजरी वाले, ये जो हमारा अपना शोबा है, तो कुछ परफॉर्मेंस बेहतर करे तो हम मार्केट अपनी बढ़ा सकते हैं, उसमें शेयर ले सकते हैं। मतलब एक जेन्युइन तरीके के साथ ही हम ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ महंगे हुए हैं तो हम हमारे लिए थोड़ी स्पेस बनेगी। लेकिन एक बात मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ ईरान को और दूसरी तरफ चाइना को, ये जो दोनों वार है ना, इसमें हमें दुआ भी करनी चाहिए और उम्मीद भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि ईरान बचे, क्योंकि ईरान के जाने का मकसद है पाकिस्तान फिर अगला टारगेट। और ये जो ट्रेड वार चीन के साथ चीन आखिरी दम तक लड़ेगा, तो कम से कम हमारी जो है ना पूरी उम्मीदें और ख्वाहिशात सारी चीन के साथ होनी चाहिए। चीन सर्वाइव करेगा तो पाकिस्तान को भी और बाकी लोगों को फ़ायदा होगा, एंटी जो अमेरिकन जो इस वक्त बन चुके हैं लोग सारे, नहीं तो अल्टीमेटली फिर कोई बचाने वाला होगा नहीं, क्योंकि अगर खड़ा हो सकता है तो चीन हो सकता है। यूरोप में इतना दम है नहीं, यूरोप मिल के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीन के पास बहुत ज्यादा। चलिए, मैं तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगी, और आप दोनों की तो गुफ्तगू से ये लग रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है। अब इवेलुएट किस तरीके से हमने करना है वो हमारे जो मईशतदान है और इक्तसादी उमूर के जो माहिरीन है जो किस वजारत को देख रहे हैं, उन्होंने फैसला करना है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।